x इक्वल टू लॉग b बेस c, y इक्वल टू लॉग c बेस b, z इक्वल टू लॉग a बेस c, और ऑप्शन है 0, 1, 3 एंड नन ऑफ दिस। देखिए जो क्वेश्चन है उसमें 3 लॉग दिए हैं x, y एंड z के फॉर्म में, लेकिन जो आंसर है उसमें लॉग नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, देन x, y, z की वैल्यू निकालनी है, x, y, z। तो x, y, z का मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में 3 लॉग दिए हैं लेकिन आंसर में लॉग नहीं है, इसका मतलब है लॉग रिमूव होंगे, कैंसिल होंगे। तो उसके लिए अपन जानते हैं कि कोई भी लॉग तब कैंसिल होता है या कोई 2 लॉग को तब कैंसिल किया जा सकता है जब उनके बेस सेम हो। फिर कुछ कंडीशन और भी होती हैं, लेकिन प्राइमरी कंडीशन जो है वो है कि लॉग के बेस सेम होंगे तो लॉग को कैंसिल किया जा सकता है। अभी यहाँ पर अलग अलग बेस हैं, एक लॉग का बेस b है, एक का c है और एक का a है। तो पहले तो तीनों लॉग के बेस सेम बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गिवन क्या है, गिवन है x, तो x इक्वल टू दिया है लॉग b बेस a। अपन जानते हैं कि अगर किसी थर्ड बेस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज e बेस में कन्वर्ट किया मैंने, तो e बेस a और लॉग e बेस b, b बेस और आर्गुमेंट a को मैंने थर्ड बेस e में कन्वर्ट किया, लॉग e बेस a लॉग e बेस b। सिमिलरली y इक्वल टू गिवन है लॉग c बेस b, तो इसको लिख सकते हैं लॉग b लॉग c। लॉग b लॉग e बेस c एंड z इक्वल टू गिवन है लॉग a बेस c, तो इसको लिख सकते हैं लॉग e बेस c अपॉन लॉग e बेस a। तो पहले तो आपको क्वेश्चन को सेम बेस में कन्वर्ट करना है जो मैंने किया। देन अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है x, y और z का करना है मल्टीप्लाई। सो x इज लॉग e बेस a अपॉन लॉग e बेस b इनटू y इज लॉग b बेस e बेस b अपॉन लॉग e बेस c इनटू लास्ट वन इज लॉग e बेस c अपॉन लॉग e बेस a। लॉग c से लॉग c कैंसिल, लॉग b से लॉग b, लॉग a से लॉग a, सारे आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन ये कैंसिल तभी हुए जब इनके बेस सेम थे, अगर बेस सेम नहीं होते तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या थी कि अपने बेस सेम बनाए और सारे कैंसिल हो गए, तो x, y, z इक्वल टू जो आंसर है दैट इज 1। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि 7 log 16/15, 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/18। इसमें बेस नहीं गिवन है। जब बेस गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि जो बेस होगा वो फैक्टर सभी का कॉमन है और अपन मान के चलते हैं कि नेचुरल बेस e है। अगर कोई डिफरेंट बेस होगा तो क्वेश्चन में डिफाइन होता है, अगर सेम बेस है सभी का तो जनरली लिखते नहीं हैं और वो क्या होता है e बेस होता है। तो ये है 7 log 16/15, 5 log 25/24, 3 log 81/80। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉग का तो ये देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन किस टाइप के हैं। तो ऑप्शन में फर्स्ट है 0 और 3 दिए हैं लॉग के फॉर्म में। तो जो 0 दिया है वो भी वास्तव में क्या लिखा है, log 1 लिखा है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 है, log 2 है, log 3 है और log 5 है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो लॉग के फॉर्म में आएगा, लॉग रिमूव नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन में 3 लॉग दिए हैं, 3 से 1 लॉग बनाना है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है और बीच में दिया है प्लस का साइन। ठीक, तो फिर से वही प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो क्वेश्चन इजीली बनेगा और प्रॉपर्टी याद नहीं है तो टफ होगा। फिर तो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। कभी भी लॉग का क्वेश्चन हो और आपको दिखे कि लॉग के मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है तो सबसे पहले इसको ही ऊपर ले जाओ। मतलब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि m log n तो log n टू दी पावर m होता है। कभी भी लॉग के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिंपल हो। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा log 16/15 होल पावर इज 7 प्लस log 25/24 5 प्लस log 81/80
होल पावर इज 3। देखिए क्वेश्चन कैसे, हर क्वेश्चन नया होता है तो अपन इतने थोड़ी सॉल्व करते हैं, इसमें किसी ने सॉल्व किए कि हजारों लाखों क्वेश्चन सॉल्व किए हो, हजारों तो फिर भी कर लेते हैं, लाखों नहीं किए। तो आपका बेसिक आंसर, आपको लिंक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के समझ में आए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं और उन तरीकों में से भी इजी तरीका कौन सा है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा तो मेरे को सबसे पहले तो लगा कि इस मल्टीप्लायर जो कुछ है इनको हटाओ, फिर इन 3 लॉग से एक सिंगल लॉग बनाना है और बीच में प्लस का साइन है, तो अपन जानते हैं लॉग m प्लस लॉग n हो तो लॉग m इंटू n होता है, मतलब ये तीनों लॉग सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो आर्गूमेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी इनमें से आंसर कब आएगा, जब कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, कैंसिल होंगे तभी आएगा ना। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी पावर है कि इनको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, कैंसिल करने में टाइम लगेगा, अपने पास 1 मिनट के आसपास टाइम होता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है इन वैल्यू को मिनिमाइज करना है, मतलब इनके फैक्टर निकालना है, सिंपल सिंपल। तो जैसे यहाँ पे 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसको 15 को 3 इंटू 5 होल पावर कितनी है 7 प्लस लॉग इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 4 जा 24 और 2 टू द पावर 3 इंटू 3 होल पावर इज 5 प्लस लॉग 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 80 को क्या लिख सकते हैं 80 को लिख सकते हैं 10 इंटू 8 मतलब 2 की पावर 3 10 मतलब हाँ 2 की पावर 4 इंटू 5 होल पावर इज 3। तो आपको ऐसे जब कोई बड़े नंबर दिए हों या होल पावर कुछ हो तो आपको जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब आर्गुमेंट में जो वैल्यू लिखी है ब्रैकेट के अंदर, उनको फैक्टर निकालना, उनको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपन जानते हैं पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसमें भी क्या होगा लॉग 2 टू दी पावर 4 इंटू 7 3 टू दी पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 प्लस लॉग। पूरा टारगेट है कि क्वेश्चन को सिंपली कैसे किया जाए, कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए। तो किसी भी बड़े नंबर को कम टाइम में तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो नंबर या उसके फैक्टर निकालना है जब वो स्मॉल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो फैक्टर निकाल के ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 टू दी पावर 5। सिमिलरली लॉग 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। बस अब आपका जब एक वेक्टर निकाल लिए, पावर को भी लिख दिया आपने, सॉल्व कर लिया, तो अब प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लॉग m प्लस लॉग n हो तो लॉग m इंटू n होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू अगर लॉग की प्लस में है तो एक सिंगल लॉग आएगा और उनके जो आर्गूमेंट है उनका मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएंगे लॉग 2 टू दी पावर 28 अपॉन 3 टू दी पावर 7 इंटू 5 टू दी पावर 7 इंटू लॉग तो खत्म हो गया 5 की पावर 10 अपॉन 2 टू दी पावर 15 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 12 अपॉन 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि बेस सेम होते हैं तो पावर का एडिशन होता है। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो यही सॉल्व कर लो। 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 5 है तो 7 और 5 मिलके हो गए 12। 3 की 5 के 7 3 की पावर 5 12। बेस सेम में पावर का एडिशन हुआ 7 और 5 12 और 1 12 कर गए। एक 5 की पावर 10 5 की पावर 7 5 की पावर 3 7 और 3 10, ये भी कैंसिल। 2 की पावर 15 2 की पावर 10 तो 17 ऊपर 18 नहीं हुआ कैंसिल। लॉग 28 बाय 27 सो लॉग 2 की पावर 28 बाय 2 की पावर 27। कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी। बेस सेम में तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन पावर का सम होगा। तो
28 माइनस 27 तो ये हो जाएगा log 2, 2 की पावर 1 मतलब log 2, ये आंसर हो गया। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो ऐसे लॉग के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लॉग में सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तो कोई भी क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर लोगे। तो नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दिया था वैल्यू ऑफ लॉग 2 बेस, लॉग 3 बेस, लॉग 100 आर्गूमेंट में है, उसकी पावर है 99, उसकी पावर 98 एंड 2 लास्ट में 2 टू द पावर 1। जो जब ऐसे क्वेश्चन हो इनमें इक्वल टू का कोई कांस्टेंट ना दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्वेश्चन राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद वाले को फिर ऐसे धीरे धीरे करके लास्ट तक पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि जो सबसे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में लॉग 2 बेस लिखा है, इसके लिए आर्गूमेंट का काम किया लॉग 3 बेस से लेके यहाँ तक इसने आर्गूमेंट का काम किया। फिर लॉग 3 बेस से यहाँ तक जो कुछ लिखा उसने आर्गूमेंट का काम किया। और यहाँ सबसे लास्ट में लॉग 10 बेस के लिए 10 टू द पावर 99, 98 और दिस वन, इन सब में आर्गूमेंट का काम किया। तो पहले सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे मिनिमाइज होता जाएगा। कैसे? देखिए जो गिवन है उसको लिखेंगे log 2 बेस, log 3 बेस। जो 100 बेस वाला है उसके पहले जो आएगा वो 99 बेस होगा, तो इसको लिखेंगे log 99 बेस, log 100 बेस, 100 टू द पावर 99 टू द पावर 98 टू द पावर 97 एंड लास्ट वन इज 2 टू द पावर 1। मतलब इस 99 बेस के लिए log 10 बेस दिस वन इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट होगा इसके लिए, ठीक ना। इसको सॉल्व, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है कि log n टू द पावर n हो तो n log m होता है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो 100 को छोड़ के बाकी 99 से लेके 2 टू द पावर 1 तक जो कुछ भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब log 2 बेस, log 3 बेस, log 99 और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 99, 98, 97 एंड सो 2 टू द पावर 1 और इनटू में आएगा log 100 बेस 100। बस में मतलब 100 के ऊपर जो कुछ भी था सारा का सारा इसके मल्टीप्लाई में आ गया। जो मल्टीप्लाई में आया वो log 99 बेस वाले के लिए आर्गुमेंट का काम किया इसने, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में आ गया 100 बेस 100। अपन जानते हैं इफ आर्गुमेंट एंड बेस आर सेम इन log सो वैल्यू इज 1। अगर log के अंदर आर्गुमेंट और बेस की वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आता है 1। इस पूरे का आंसर क्या आ गया 1। सो log 2 बेस, log 3 बेस, log log 99, 99, 98 एंड सो चलता जाएगा 2 टू द पावर 1। इसका आंसर 1 हो गया, इस पूरे का आंसर 1 हो गया log 10 बेस 10 का। अगेन सेम प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब की बार जो होगा वो 98 यहाँ आ जाएगा, तो log यहाँ पर क्या होगा 98। ये प्रोसीजर सेम चलता जाएगा तो लास्ट में से सारी खत्म हो जाएंगी। लास्ट में से क्या बचेगा log 2 बेस 2 टू द पावर 1 जो हो गया log 2 बेस 2। इसका आंसर क्या है 1। समझिए ना, ये 98 वाली पावर यहाँ पर आ जाएगी तो इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा। जो 98 टू द पावर समथिंग बचा वो क्या होगा log 98 के बेस का होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं थोड़ा सा। अगला स्टेप अगर लिखते तो क्या आता, वो आता log 2, log 3 बेस डैश 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 log 98 बेस। ये 99 को छोड़ के अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला m टू द पावर n हो तो n log m होता है। ये हो जाता 98, 97 एंड सो ऑन 2 टू द पावर 1 इनटू log 99। तो इस 99 बेस और आर्गुमेंट सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आगे जाके ये मल्टीप्लाई में आएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे जाके 97 बनेगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली जो बचेगा वो बचेगा log 2 टू द पावर 1, log 2 बेस 2 टू द पावर 1। तो ये होगा log 2 बेस 2, जिसका आंसर होगा 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ n इक्वल टू फैक्टोरियल 1983, n की वैल्यू आपको 1983 फैक्टोरियल दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में log नहीं है, इसका मतलब है log यहाँ से रिमूव होगा। सेकंड थिंग
जब मैंने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में बेस तो अलग अलग है 2, 3, 4, 5, 1983, लेकिन आर्गुमेंट सेम है। अपन जानते हैं लॉग तब तक कैंसिल नहीं होता या लॉग को तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक बेस सेम ना हो। आर्गुमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम होने चाहिए। तो अपना पहला टारगेट होता है हमेशा क्वेश्चन का कि आप उसके बेस सेम करें। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इफ देन वाले, चाहे किसी मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में आए, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका इफ का यूज करके या इफ को इस तरीके से एक्सपांड करते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मिल जाए और उसके राइट हैंड साइड में जो कुछ लिखा होगा वो आंसर होगा। या दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन है कि जो एक देन वाला है, देन को सॉल्व करेंगे और कहीं पे मेरे को फैक्टोरियल 1983 मिलेगा जिसको मैं रिप्लेस कर दूंगा n से। तो इस वाले क्वेश्चन में इफ को लेकर देन नहीं ला सकते, इसमें देन को सॉल्व करेंगे और कहीं पे 1983 मिलेगा फैक्टोरियल में तो उसकी रिप्लेस कर देंगे उसको n से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टारगेट यही है कि सभी के बेस सेम होने चाहिए। तो बेस सेम बनाने के लिए अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ log b बेस a देन 1 by log a बेस b। अगर आप बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करते हो तो 1/, आ जाता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लिख रहे हैं सबके आर्गुमेंट सेम है, होना क्या चाहिए था? बेस सेम होना चाहिए था। तो बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर दें तो ऑटोमेटिक सभी के बेस सेम हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 by log n बेस 2 प्लस 1/1 by log n बेस 3 प्लस सो ऑन, और भी लिख लेते हैं, log n बेस 4 and so on. Last one is 1/1 by log n बेस 1983। ये हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। सो log n बेस 2 प्लस log n बेस 3 प्लस log n बेस 4 प्लस log n बेस 1983। अपन जानते हैं कि log m प्लस log n तो log m इंटू n होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? log n बेस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1983, ऐसा लिख सकते हैं। log की दो वैल्यू अगर प्लस में है तो सिंगल लॉग के साथ उनकी जो आर्गुमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है 2 और मोर देन 2 वैल्यूज। तो यहाँ पे इतनी सारी थी तो सिंगल लॉग आया और जितनी जो भी आर्गुमेंट वाली वैल्यू थी उन सबका मल्टीप्लाई हुआ। अगर ध्यान से देखें तो 2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा ही है, 1 तो किसी के भी मल्टीप्लाई में होता है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 1 से लेकर 1983 तक मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स log n बेस दैट इज फैक्टोरियल 1983। फैक्टोरियल 1983 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी जो ऊपर दी है, ये वाली, ठीक ना। फैक्टोरियल समझते होंगे, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर होता है, ठीक ना। अब गिवन क्या है? गिवन है कि फैक्टोरियल 1983 क्वेश्चन में दिया था कि 1983 क्या है? n। तो यहाँ पर लिख सकते हैं log n बेस n जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ n इक्वल टू फैक्टोरियल 1983, n की वैल्यू आपको 1983 फैक्टोरियल दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में log नहीं है, इसका मतलब है log यहाँ से रिमूव होगा। सेकंड थिंग, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में बेस तो अलग अलग है 2, 3, 4, 5, 1983, लेकिन आर्गुमेंट सेम है। अपन जानते हैं लॉग तब तक कैंसिल नहीं होता या लॉग को तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक बेस सेम ना हो। आर्गुमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम होने चाहिए। तो अपना पहला टारगेट होता है हमेशा क्वेश्चन का कि आप उसके बेस सेम करें। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इफ देन वाले, चाहे किसी मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में आए, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका इफ का यूज करके या इफ को इस तरीके से एक्सपांड करते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मिल जाए और उसके राइट हैंड साइड में जो कुछ लिखा होगा वो आंसर होगा।
या दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन है कि जो एक देन वाला है, देन को सॉल्व करेंगे और कहीं पे मेरे को फैक्टोरियल 1983 मिलेगा जिसको मैं रिप्लेस कर दूंगा n से। तो इस वाले क्वेश्चन में इसको लेके देन नहीं ला सकते, इसमें देन को सॉल्व करेंगे और कहीं पे 1983 मिलेगा फैक्टोरियल में, तो उसकी रिप्लेस कर देंगे उसको n से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टारगेट यही है कि सभी के बेस सेम होने चाहिए। तो बेस सेम बनाने के लिए अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ log b बेस a देन 1 बाय log a बेस b। अगर आप बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करते हो तो 1 अपॉन आ जाता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ लिखा है सबके आर्गुमेंट सेम है, होना क्या चाहिए था? बेस सेम होना चाहिए था। तो बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर दें तो ऑटोमेटिक सभी के बेस सेम हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1 बाय log n बेस 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय log n बेस 3 प्लस सो ऑन, और भी लिख लेते हैं, log n बेस 4 एंड सो ऑन। लास्ट वन इज 1 अपॉन 1 बाय log n बेस 1983। ये हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। सो log n बेस 2 प्लस log n बेस 3 प्लस log n बेस 4 प्लस log n बेस 1983। आप जानते हैं कि log m प्लस log n तो log m इंटू n होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? log n बेस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1983 ऐसा लिख सकते हैं। लॉग की दो वैल्यू अगर प्लस में है तो सिंगल लॉग के साथ उनकी जो आर्गुमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है 2 और मोर देन 2 वैल्यूज। तो यहाँ पे इतनी सारी थी तो सिंगल लॉग आया और जो भी आर्गुमेंट वाली वैल्यू थी उन सबका मल्टीप्लाई हुआ। अगर ध्यान से देखें तो 2 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो 1 तो लिखा ही है, 1 तो किसी के भी मल्टीप्लाई में होता है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 1 से लेकर 1983 तक मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स log n बेस दैट इज फैक्टोरियल 1983। फैक्टोरियल 1983 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी जो ऊपर दी है, ये वाली, ठीक ना। फैक्टोरियल समझते होंगे, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर होता है, ठीक ना। अब गिवन क्या है? गिवन है कि फैक्टोरियल 1983 क्वेश्चन में दिया था कि 1983 क्या है? n। तो यहाँ पर लिख सकते हैं log n बेस n जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।